नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। एक नया हफ्ता, एक नया इकोनॉमिकम का संस्करण अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा इकोनॉमिकम पर शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज इस शो में खास क्या क्या होगा। तो शुरुआत होगी अर्थात से, उसके बाद आपके सवाल, उनके जवाब, उसके बाद आपको आज इनकम की बात बताएंगे। ये खाना आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनकम की बात इस महीने, इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाननी समझनी। इसके बाद किस्तों के सिक्के की झलक आप देखेंगे जिसके तार आज अर्थात से ही जुड़े हैं। तो अगर आप अर्थात देखेंगे तो आप किस्तों के सिक्के देखना ना भूलें। और किस्तों के सिक्के के बाद चलते चलते अंशुमान जी बताएंगे एक खास किताब के बारे में जो उन्होंने अभी पढ़ी हाल फिलहाल में, और वो चाहते हैं कि आप भी पढ़ें। बड़ी खास किताब है। तो शुरुआत करते हैं अब आज इकोनॉमिकम की। आज के अर्थात का विषय जो है वो थोड़ा नया विषय है। वो नया विषय हमारी चर्चाओं से निकला हुआ है। क्या अब तक आपसे किसी ने ये कहा कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है? क्या आपने अब तक ऐसी कोई खबर पढ़ी जिसमें गर्मी का कोई रिकॉर्ड टूट गया हो? क्या आपने ये जाना समझा कि ये एल-नीनो की बातें अभी क्यों होने लगीं? ये तमाम सवाल आपके दिमाग में अब चल रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे, आप ये सुन रहे होंगे, आप ये समझना चाह रहे होंगे कि ये बातें आखिर हो क्यों रही हैं। हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते दिन ये सुनते हैं, ये समझते हैं कि गर्मी ने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? आज अंशुमान जी ये बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे कि मौसम के बदलते मिजाज के कारण क्या है और इनका असर क्या है। ये कैसे सीधे आपको प्रभावित करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, रोजगार को प्रभावित करते हैं, गांव को प्रभावित करते हैं, शहरों को प्रभावित करते हैं। तो इसका असर बड़ा व्यापक है। एक तो ये घटना व्यापक है, दूसरा इसका असर भी उतना ही व्यापक है। ये भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत अंशुमान जी कुछ इतिहास के साथ कर रहे हैं। सर, कौन से इतिहास की बात है? शुभम, इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। इतिहास का जिक्र इसलिए शुभम ने कहा कि आमतौर पर हमारे अतीत के शुभम दो हिस्से होते हैं। एक तो है मेमोरी या एक स्मृति और दूसरा है इतिहास। असमंजस हमेशा ये रहता है कि हमें कौन सा हिस्सा चुनना चाहिए, हमें मेमोरी चुननी चाहिए या हमें हिस्ट्री चुननी चाहिए। मेमोरी का मतलब है कि वो हिस्से जिनका हम स्मारक बनाते हैं, जिनके मेमोरियल बनाते हैं और जिन्हें हम संजो कर रखते हैं, बार बार याद करते हैं, उनका कोई बहुत उपयोगिता हमारे मौजूदा जीवन में नहीं होती पर हमारी स्मृतियों का हिस्सा होते हैं, हमारी मेमोरी का हिस्सा होते हैं। ज़्यादा खींचतान इतिहास को लेकर है। तो बहस इतिहास के भीतर आकर बैठ जाती है कि हमें कौन सा इतिहास याद करना चाहिए और कौन से इतिहास को भूल जाना चाहिए, कौन सा इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा इतिहास ज़रूरी नहीं है। ऐसा इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है जो आज से 1000-1500 साल पुराना था, या ऐसा इतिहास ज़रूरी है जो हमारे साथ अभी घट रहा है, या हमारे पास हाल का इतिहास है। अब जैसे यूरोप को ले लीजिए। यूरोप के लिए दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास ज़्यादा ज़रूरी है या पहले विश्व युद्ध से पहले की दुनिया का इतिहास ज़्यादा जरूरी? क्योंकि पहले विश्व युद्ध से पहले की दुनिया के बाद यूरोप को बहुत सारी नसीहतें दो विश्व युद्धों से मिली थी। तो जब यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है तो उसे कौन सा इतिहास से नसीहत लेनी चाहिए? तो तमाम शोध इस पर हैं, दुनिया में लोग इस पर काम करते हैं। तो माना जाता है कि इतिहास के उस हिस्से की या इतिहास की वो उस दौर की प्रासंगिकता हमारे लिए होती है जो हमारे भविष्य में इस्तेमाल हो सकता हो। ऐसा इतिहास जिसे हम अपने भविष्य में ले जा सकते हो, जहाँ की नसीहतें, जहाँ की प्रेरणाएं हमें भविष्य में प्रयोग हो सकती हो, वो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का हिस्सा माना जाता है, जिसके जरिए आप अपना भविष्य बना सकते हो। क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम केवल स्मृतियों में रखे होते हैं। तो जो हमारे सबसे करीब का इतिहास है वो शायद हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हमने अभी .com बबल देखा, फिर .com बबल के बाद फ्री कैपिटल देखी, फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, फिर 2008 में सस्ती कैपिटल देखी और फिर हम सॉवरेन डेट क्राइसिस देख रहे हैं। तो ये इतिहास हमारे सामने घटता हुआ इतिहास है। तो इसमें बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी लर्निंग्स हमारे पास हैं, जिस पर हमने पिछले सप्ताहों में चर्चा की थी कि G20 की बैठक में कर्ज पर क्यों चर्चा हो रही है। तो हम आइए आपको अपने सबसे करीब के इतिहास से मिलवाते हैं। सबसे करीब का इतिहास, कल परसों का इतिहास, एक हफ्ते का, एक साल पहले के उस इतिहास से मिलवाते हैं जिसने हमारे वर्तमान के पैर में कील की तरह जगह बना ली है। ऐसा अगर वर्तमान कोई मनुष्य होता तो ये सबसे करीब का इतिहास उसके पैर में कील की तरह धस गया है। और अब यहाँ से
पूरी दुनिया लंगड़ा कर चलने लगी है। ये हमारा वर्तमान है और ये लंबे समय तक ऐसे ही लंगड़ा कर चलता रहेगा। हम आज उस अपने सबसे करीब के इतिहास पर बात कर रहे हैं जो हम ही ने बनाया है, अभी कुछ ही समय पहले तक हम उसे बना कर आए हैं। सर, किस सबसे नज़दीक इतिहास की बात आप कर रहे हैं? सबसे मूल्यवान है ये तो समझ आ गया, ये इतिहास कौन सा है जो हमारे इतने नज़दीक है? सबसे करीब का इतिहास, जैसे बीते साल वक्त से पहले गर्मी आई, गेहूं की फसल खा गई भारत में। इसके बाद मानसून की शुरुआत हुई सूखे से, समाप्ति हुई बाढ़ पर पहले देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे में रहा, फिर देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में रहा। अर्थव्यवस्था ध्वस्त पस्त हो गई। भारतीय किसानों ने अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अनाज का उत्पादन तो किया, लेकिन खाद्य महंगाई नहीं रुकी। पूरा साल हम खाद्य महंगाई से जूझते रहे। अगर हम सबसे ताजे इतिहास को देखें, जिसको कि हम याद करना नहीं चाहते, जिसे हमें बार बार याद करना चाहिए, तो हमें पता होगा कि मानसून का मिजाज पिछले 5-6 सालों में बुरी तरह बदल गया। हमने उसे नोटिस किया हो या ना किया हो, 4-5 साल से भारत में बारिश का वितरण बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। और अब जो पिछले साल हुआ था वो बानगी थी, इस साल सूखे का खतरा है। अल नीनो के बारे में आप चर्चा सुन रहे हैं, जो कि समुद्री तापमान बढ़ने के कारण आता है, और उसके कारण ऐसा लग रहा है कि 2008 और 2014 जैसी स्थिति आ सकती है। 2008 में भी ऐसी ही स्थिति तापमान में का असर हमें दिखाई दिया था। अब अगर आप इस आंकड़े को करीब से देखें तो यह आंकड़ा हमारे सबसे करीब का इतिहास है, सबसे करीब का, 2018 से 2022 के बीच का, हम और इससे पहले की बात नहीं करते। अगर आप करीब से देखें तो भारत में के आसपास के इतिहास में करीब 45% रोजगार देने वाली खेती अब मौसम के इस बदलाव के कारण संकट में है, दिक्कत में, क्राइसिस में दिखाई दे रही है। और इस संकट से गुजरने के लिए हमें अपने आसपास मौसम कैसे बदला है, इसके करीब से गुजर कर देखना होगा। हम इस चार्ट को दोबारा देखेंगे जो भी दिखाया गया था। 2010 से 2019 के बीच का दशक शुभम दुनिया के 140 साल के इतिहास में सबसे गर्म डिकेड था। 140 साल का जो इतिहास, जहां से हमारे पास पर्यावरण का या मौसम का आंकड़ा उपलब्ध है, उसमें 2010 से 2019 के बीच सबसे गर्म पीरियड था मौसम की गर्मी का। इसमें भी 2019 का जो साल था वो मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा तापमान वाला वर्ष था, सबसे ज़्यादा तापमान वाला वर्ष था। इसी साल समुद्री तापमान में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। अल्टीमेट गर्मी दिखी समुद्री तापमान में, और वो जो गैसें जिनका असर पर्यावरण पर माना जा रहा था, वो असर 2019 तक आते आते दिखने लगा। सर, ये समझ आया कि गर्मी बढ़ रही है लगातार। आपने बताया कि जैसे पूरा दशक था वो 140 साल का सबसे गर्म दशक था, लेकिन ये गर्मी बढ़ने का प्रभाव क्या है? कहाँ इसके असर देखने को मिलते हैं? तापमान बढ़ने के प्रभाव चमत्कारिक तौर पर खतरनाक हैं, चमत्कारिक तौर पर भयानक है। वो ऐसी सुर्खियां जो आमतौर पर हमारी चर्चाओं में नहीं होती, जिन्हें होना चाहिए, उसमें एक सुर्खी थी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जो पिछले साल आई थी। और इसके आंकड़े आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार को लेकर जो संकट है, और दार्जिलिंग में 2 दशक बाद चाय की फसल पर जो संकट है, उसके सूत्र इस रिपोर्ट के आंकड़ों में छिपे हुए हैं। 1993 में समुद्री जलस्तर बढ़ने की रफ्तार 2 गुनी हो गई थी, ये रिपोर्ट बताती है। और हर साल 10 मिलीमीटर की दर से बढ़ता समुद्री जलस्तर 2020 जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। और इसमें 10% की बढ़ोतरी तो केवल बीते 2.5 साल में हुई। पिछले 2.5 साल में 10% समुद्रों का जलस्तर बढ़ गया। बीते 30 साल में दुनिया में समुद्रों का जलस्तर 2 गुना हो गया। समुद्र तटीय शहरों के लिए, इलाकों के लिए भयावह स्थिति है। इसकी आशंकाएं 2016-17 से जाहिर की जा रही थी। ये आंकड़े हमें सामने आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। 2022 में यूरोप में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। 2022 का जो साल था, पिछले साल, उसमें ये 26वां साल था जब ग्रीनलैंड में बर्फ़ की चादर पिघली और समुद्रों का जलस्तर बढ़ा, और इसलिए सुनामी के और बाकी खतरे हमें दिखाई दिए। अब आप ये आंकड़ा देखिए जिसका असर आपको भारत पर दिखाई देगा, और इसका चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। 2022 में दुनिया का औसत तापमान करीब 1.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो 1990 की तुलना में 1 से 1.28% ज़्यादा है। ये आंकड़ा देखिए जो 1850 से 1900 तक के मौसम के एवरेज के आंकड़े को आपको बताता है सन 1900 की तुलना में। तापमान का बढ़ना तब से लगातार जारी है। आंकड़ा रोक कर रखेंगे मैं स्क्रीन पर। 2013 से 2022 के बीच ये बढ़ोतरी करीब 1.14 डिग्री की, 1.14 डिग्री की है।
और जो पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना था, जिसकी रिपोर्ट्स हम बार बार पढ़ते हैं, जिसको IPCC कहते हैं, उसने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक दुनिया में तापमान की बढ़ोतरी को 1.09% पर रोका जाएगा। हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं तापमान बढ़ने में, और इसीलिए पिछला एक दशक रिकॉर्ड टेम्परेचर की बढ़ोतरी का था। ये संकल्प तो कब का टूट गया है। और 2021 तक आते आते दुनिया में समुद्री तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और ये जो तापमान की बढ़ोतरी और समुद्री तापमान में बढ़ोतरी है, ये इसको आप हो सकता है मानते हो कि ये किस्म की वैज्ञानिक चिंता है या एक किस्म की पर्यावरण वालों की चिंता है, लेकिन इसका असर, आर्थिक असर क्या है, इसकी पैमाइश जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल भारत के भीतर जो हो रहा है ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी में, उसमें इस तापमान का, समुद्री स्तर में बढ़ोतरी का क्या असर है। सर ये मेरा अगला सवाल ये था कि अगर इसको हम रुपए पैसों में समझना चाहें, आंकड़ों में समझना चाहिए, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा फायदा है, तो इसका अर्थशास्त्र क्या है? इस बढ़ते तापमान का अगर अर्थशास्त्र समझे तो वो क्या है? और यही समझना हमारे लिए ज़रूरी है। 2022 में पूरी दुनिया में पर्यावरण की गर्मी और मौसम बदलने के कारण जिस तरीके की आपदाएं आईं, उससे 360 अरब डॉलर का लॉस हुआ दुनिया की इकोनॉमीज़ को। गैलगर की एक रिपोर्ट आई, जो दुनिया की बड़ी री इंश्योरेंस ब्रोकर है, उस रिपोर्ट में उसने बताया कि इसमें केवल 140 अरब डॉलर के नुकसान का बीमा उपलब्ध था। इसके अलावा बीमा नहीं था। कल्पना करिए जोशीमठ की, जहां मकानों के बीमा नहीं थे। कल्पना कीजिए नैनीताल की बाढ़ की। कल्पना कीजिए भारत के उत्तर भारत के इलाकों में पिछले मानसून के समापन पर आई हुई बाढ़ की। जितने लोग उसमें डूबे हैं, जिनके फसल मवेशी घर तबाह हुए, उनमें किसी के पास कोई बीमा कवरेज नहीं था। भारत में किसी तरीके के कोई बीमा कवरेज का पर्यावरण की दृष्टि से प्रभावित इलाकों में न तो बीमा कवरेज है, न लोगों को उनके पास है। यानी आपदाओं के शिकार पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनका सब कुछ तबाह हो गया एक बाढ़ में, जिनकी पूरी जीविका, जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा भविष्य तबाह हो गया। ये इसका आर्थिक असर है। अमेरिका का जो नेशनल एनवायरनमेंट सेंटर है, उसकी रिपोर्ट में कल पढ़ा रहा था, उसने बताया कि अमेरिका में 2022 में करीब 18 आपदाएं आई, जिनमें प्रति संकट 1 अरब डॉलर का लॉस हुआ। हमारे पास तो भारत में सरकार ऐसे आंकड़े भी नहीं बताती कि कितना लॉस हुआ, क्योंकि लॉस के एस्टिमेट हमें नहीं पता चलते। हम आपको बताएंगे कि भारत में पिछले एक साल में क्या हुआ आप याद करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछला एक साल पर्यावरण की दृष्टि से कितना भयावह था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जिसे हम आगे समझेंगे। प्रति संकट 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को। ये सुर्खी तो आप तक पहुंची होगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हरिकेन इयान ने, जो पिछले साल तूफान आया था, चक्रवात आया था इयान। उसमें बीमा कंपनियों को 55 अरब डॉलर का लॉस हुआ। 55 अरब डॉलर का लॉस बीमा कंपनियों को हुआ। और अमेरिका में जो टोटल इकोनॉमिक लॉस था उस एक तूफान से 112 बिलियन डॉलर का था। इसमें से 55 अरब डॉलर का नुकसान अकेले बीमा कंपनियों को हुआ, क्योंकि वहां तभी जागरूकता थी, लोगों ने तूफान के प्रभावित इलाकों में बीमे ले रखे थे। लेकिन पिछले 10-12 साल के अंदर दुनिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री तबाह बर्बाद जैसी स्थिति में है, क्योंकि उसको इतने भुगतान और इतने पैसे देने पड़ रहे हैं पर्यावरण की आपदाओं के कारण, जिसके कारण उनका पूरा मिजाज भी बिगड़ा हुआ है और दुनिया में बीमा की लागत भी उसके कारण बढ़ रही है, क्योंकि री इंश्योरेंस महंगा हो रहा। बीते साल में गैलगर की जो रिपोर्ट है वो बताती कि बीते साल में अगर आप दुनिया में देखें तो प्राकृतिक तौर पर सबसे बड़ी आपदा पाकिस्तान की बाढ़ थी, जिसे हम भूल रहे हैं, पर पाकिस्तान की बाढ़ हमारे पड़ोस में थी। 15 अरब डॉलर का लॉस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हुआ। पाकिस्तान के पास तो विदेशी मुद्रा भंडार तक नहीं, बीमा कहाँ होगा वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने। इसलिए भारत इस वक्त WF की ताज़ी रिपोर्ट भी आई हुई बताती है कि भारत इस समय मौसम और पर्यावरण के जीविका पर असर को लेकर, लाइवलीहुड पर असर को लेकर, लोगों की कमाई पर असर को लेकर सबसे ज़्यादा संकट में है, सबसे ज़्यादा खतरे में है। आप जोशीमठ की तस्वीर याद करिए तो आपको ये समझ में आएगा, या आप पिछले साल जो बाढ़ के दृश्य टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे थे प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों में, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितनी जल्दी उन घटनाओं से बाहर निकल आते हैं, पर वो एक बाढ़ एक पूरे परिवार के लिए पूरा जीवन समाप्त करके चली जाती है। सर लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर जैसे आपने मानसून की बात की, पर्यावरण की बात की, अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि चाहे वो पिछला साल हो चाहे उससे पिछला साल हो, कि कई सालों से लगातार 3 बारों से भारत में जो मानसून है वो सामान्य है। सामान्य मानसून मौसम विभाग बताता है। क्या कृषि के नज़रिए से देखें या जीविका के नज़रिए से देखें तो कहानी कुछ और है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सामान्य मानसून एक किस्म की पहली, और अब सामान्य मानसून एक किस्म का मजाक भी है भारत में, क्योंकि सामान्य मानसून, भारत में मानसून सामान्य रहेगा जब मौसम विभाग कहता है तो। और आप जब आंकड़े देखें तो सामान्य मानसून की परिभाषा आपको
को थोड़ी हास्यास्पद है, थोड़ी ढीली ढाली लगती है। भारत में पर्यावरण का सबसे ज़्यादा असर खेती पर पड़ता है, क्योंकि खेती जीडीपी में 15% हिस्सा रखती है, 45% रोजगार उसके पास है। तो इसलिए भारत के पर्यावरणीय बदलावों को सिर्फ खेती के असर के संबंध में ज़्यादा बेहतर गहराई से समझा जा सकता है। और इस दृष्टि से मानसून का जो सवाल है उसे समझना जरूरी है कि मानसून भारत का कितना सामान्य है। आप अगर ध्यान से देखें, क्योंकि मानसून पर अब भारत की खरीफ की सबसे प्रमुख फसल आधारित है दक्षिण पश्चिम के मानसून को, अब यहाँ भारत में खेती में मानसून के नज़रिए से 3 बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। और इन 3 बड़ी दरारों का असर आपको खाद्य महंगाई और ग्रामीण इलाकों में कमाई कम होने के तौर पर सामने नजर आने लगा है। एक पहली दरार ये कि बार बार बढ़ने वाली गर्मी, एक साल गर्मी का बढ़ना, फिर थोड़ा कम होना और अगले साल बढ़ जाना, यानी मौसम का तेज बदलाव। दूसरा, अचानक भारी बारिश, अनएक्सपेक्टेड रेन उन इलाकों में जहां उस संभावनाएं नहीं थी। और तीसरा, कई इलाकों में पानी की कमी, यानी जिस समय भारी बारिश उसी दौरान कई इलाकों में पानी की कमी। और इसके साथ अगला, भारी बारिश के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है उसके बह जाने का, उसके क्षरण का, उसके इरोजन का खतरा। ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें ग्लोबल एनवायरमेंटल विशेषज्ञ समझकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई एक देश अफ्रीकी देशों के बाहर खेती को लेकर सबसे ज़्यादा संकट में है पर्यावरण की दृष्टि से, तो भारत है। और भारत की चूंकि जीविका का मुख्य आधार है, भारत के फूड प्रोडक्शन की जान है, तो इसलिए इसे समझना जरूरी है। भारत का मानसून अब कहीं से भी सामान्य नहीं है। जब भी मौसम विभाग आपसे कहे तो आप ये आंकड़े वापस पलटकर देख लीजिएगा। भारत का मानसून अब कहीं से भी सामान्य नहीं है। पिछले 5-6 सालों में भारत में मानसून का मिजाज पूरी तरह बदल गया है, पूरी तरह। मानसून के दौरान वर्षा का वितरण असामान्य तो रहता ही था कि पूरे मानसून एरिया में एक साथ बारिश नहीं होती थी, लेकिन खरीफ की बुवाई के मौसम में अब लगातार ये परिस्थिति बन रही है कि पूरी कृषि पट्टी सूखे से शुरुआत करती है, अच्छी बारिश से शुरुआत नहीं करती। उसकी शुरुआत सूखे से होती है। और देश के 36 मौसमी सब डिवीज़न हैं, जिनमें कि 18 में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई पिछले साल और 6 में ज़रूरत से कम पानी बरसा। ये औसत स्थिति में दिखाई देती है। इस आंकड़े को अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, जिसको हम सामान्य कहते हैं, वहाँ से कितना डिपार्चर हमें दिखाई देता है किस किस क्षेत्र में, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, नॉर्थ वेस्ट में, ऑल इंडिया में, सेंट्रल में और सदर्न के इलाके में। तो आपको दिखाई देगा कि पिछले साल के मानसून में ये हमें 18 सब डिवीज़न थे जहाँ बारिश कम हुई। मानसून की शुरुआत देरी से होती है, एक बड़ा हिस्सा सूखे से शुरुआत करता है और वापसी और देरी से होती है, यानी ये दोहरी मुसीबत है। जैसे पिछले साल उत्तर प्रदेश, हरियाणा के इलाकों में मानसून देर से शुरू हुआ, यानी बुवाई देर से हुई और अक्टूबर में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। अब आप ये भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून का 2000 से लेकर 2022 के बीच का औसत बारिश का एवरेज देखिए तो आपको दिखाई देगा कि कितना इरेटिक है भारत का मानसून। भारत का किसान कैसे तय कर सके कि अगले साल उसे कैसी बारिश मिलने वाली है। 2000 से लेकर 2022 तक का पूरा चार्ट है, से आप समझ सकते हैं कि भारत में सामान्य मानसून कहे जाने वाली परिस्थितियों में क्या सामान्य है और कितना असामान्य से दिखाई देता है। अब ये जब मिजाज बदलता है तो फसलों की बुआई को और कटाई को, यानी सोइंग और हार्वेस्ट, दोनों खत्म हो जाती हैं, दोनों बुरी तरह टूट जाती हैं। वो दृश्य हमारे आपकी आंखों के सामने है कि जब कटा हुआ धान पानी में तैर रहा था। वो दृश्य हमारे आपकी आंखों के सामने है जब गेहूं की फसल खड़े खड़े खेत में झुलस गई और गर्मी के कारण कट नहीं पाई। क्रिसिल ने एक ताजी स्टडी की है जो भारत में मानसून के मिजाज की दीर्घकालिक मिजाज की पड़ताल करती है, और इस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत के कृषि अर्थव्यवस्था के असर को नापने की कोशिश करती है, जहां से भारत की कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, जहां से सबसे ज़्यादा रोजगारों की उम्मीद है और जहां से भारत को खाद्य सुरक्षा मिलती है। अगर आप लंबे समय के लिए उस चार्ट को देखें दोबारा, जो हमने मौसम मानसून के पिछले 20 साल के व्यवहार को देखा, उस चार्ट को दोबारा देखें तो इससे पता चलेगा कि भारत में सामान्य बारिश वाले इलाकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उत्तरोत्तर अगर आप देखें तो भारत में वो हिस्से कम होते जा रहे हैं जहां सामान्य बारिश होती है, और इस वजह से, और वो इलाके हैं जहां पर खेती होती है, इसलिए वहां पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उन्हें बुवाई करते समय अगर पानी नहीं है तो पानी के लिए फिर सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इसलिए ये नुकसान दोहरा है। खेती को सामान्य पानी नहीं मिलता और ज़मीन के भीतर से पानी का दोहन बढ़ता है। मानसून का देर तक जारी रहना और सितंबर अक्टूबर की बाढ़ अब लगभग नियम जैसी बन गई है भारत में पिछले कुछ सालों में लगातार।
जो आंकड़ा बताता है लंबे समय का, शुभम बताता है कि मानसून की समाप्ति के बाद जो वर्षा होती है वो सामान्य औसत से 47% ज़्यादा है। यानी मानसून की समाप्ति के बाद जो बिल्कुल फसल कटने को तैयार होती है उस समय जो बारिश होती है वो सामान्य दिनों में जो सामान्य स्तर था उससे 47% ज़्यादा है। और ये जो मानसून का असामान्य मिजाज है, ये मिजाज भारत के पूरे फसल चक्र को और फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आपको ये बोला जाए कि इस साल भी मानसून सामान्य रहने वाला है, तो इन आंकड़ों को वाकई आप उलट पलट कर देखिएगा और ये देखिएगा कि मानसून की ज़रूरत जब थी बुआई के समय तब थी बारिश या नहीं थी, और जब कटाई के समय ज़रूरत नहीं थी तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि फसल पानी में तैर रही थी। सर, अब क्योंकि आपने फसल की बात की है, खेती की बात की है, कौन सी फसलें ऐसी हैं जिन पर इसका ज़्यादा प्रभाव दिखता है? हाँ, और यहाँ पे पानी अब नाक तक आ गया है, या कहें कि पानी की कमी नाक तक आ गई है, दोनों तरह से देखें। किसी तरह खींच तान कर पिछले साल गेहूं की फसल संभल गई, लेकिन खाद्य महंगाई नहीं दूर हुई, क्योंकि पिछले साल पूरे साल अनाजों की कीमत में दहाई में, बल्कि कुछ महीनों में तो 20% से ज़्यादा की महंगाई दिखाई दी। पर्यावरण पर जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है, अंतर सरकारी समिति है, उसने पाया है कि 21वीं सदी के तापमान में 1 से 4 डिग्री की बढ़त से भारत के धान उत्पादन में 10 से 30% की और मक्का की पैदावार में 25 से 70% की कमी आएगी। धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है खरीफ की दृष्टि से, और मक्का एक महत्वपूर्ण ब्रिज ग्रेन फसल है जो किसानों को जीविका के लिए भी और पशुपालन के लिए फॉडर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जो 21वीं सदी में तापमान बढ़ेगा उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली अगर भारत में कोई 2 फसलें होंगी तो धान और मक्का होंगी। 30% के प्रोडक्शन में गिरावट आएगी धान में, और 70% की कमी हमें दिखाई दी कि मक्का के उत्पादन में। 2018 का आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ रहा था कल निकाल कर इसी संदर्भ में, उसमें सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, सरकारें चिंता करती हैं नहीं करती, पर उनकी रिपोर्टें तो बताती ही हैं कम से कम कि पर्यावरण के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। पर्यावरण के केवल असर के कारण अगले 25 से 30 सालों में भारत की एनुअल एग्रीकल्चर इनकम में 18% की कमी हो सकती है। और अगर आप इस 18% की कमी को लंबे समय के आकलन के साथ अभी हाल फिलहाल में देखें तो भारत में अच्छी फसलों के बाद भी ग्रामीण इलाकों में आय ना बढ़ना, डिमांड ना बढ़ना, आए दिन FMCG कंपनियों की तरफ से कहा जाना कि ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं पर्यावरण की असर हमें यहीं से दिखाई देता है। क्योंकि इस रिपोर्ट ने इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी कहा था कि जो गैर सिंचाई वाले इलाके जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां तो 25% तक इनकम गिर जाएगी। अब आप इसे अगर लंबी अवधि के आकलन में शुभम ना भी देखें, लेकिन एक साल अगर गैर सिंचाई वाले इलाकों में मानसून सामान्य से कम हो जाता है तो वहाँ गिरावट 25% हो जाती है। और हम आपको भी ऊपर बता चुके हैं कि भारत में सामान्य बारिश वाले इलाकों की संख्या लगातार घट रही है। यानी आप इस दोनों आंकड़ों को अगर जोड़कर देखें तो जिन इलाकों में सामान्य बारिश नहीं हो रही है वहाँ आने वाला हर साल लोगों को ज़्यादा गरीब करता है, उनकी आय में ज़्यादा कमी लेके आता है। पिछले साल फसल बची पर खाद्य महंगाई नहीं रुकी, बढ़ती चली गई। अब खाद्य महंगाई को लेकर यह आकलन है कि स्थायी हो सकती है, क्योंकि पर्यावरण और मौसम का असर खराब है। अनाज, दालें, दूध यानी जो डेयरी प्रोडक्शन, मसाले और चाय, ये प्रमुख फसलें हैं जिन्हें तात्कालिक तौर पर पर्यावरण की उठापटक ने प्रभावित किया है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। 2 दशक के बाद पहली बार दार्जिलिंग में मौसम की मार से चाय की फसल मुश्किल में पड़ी है। दार्जिलिंग में चाय की फसल का मुश्किल में पड़ना एक प्रतीकात्मक रूप से पर्यावरण के संकट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये फसल होती है वो आमतौर पर गर्मी न होने वाला, कम तापमान वाला हिस्सा माना जाता है, और इसलिए वहाँ इसको लेकर काफ़ी चिंता है। बिल्कुल। ये मौसम कौन सी फसलों पर भारी पड़ते हैं ये बता दिया कि सोचिए अगर आपके देश में धान की और मक्के की उपज इतनी कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कहाँ पहुँचेगी। जब एक साल ऊपर नीचे कुछ हो जाने से सरकारी खरीद नहीं हो पाती है तो महंगाई आपका पीछा पूरे साल नहीं छोड़ रही है। तो जब ये कमी हो जाएगी तब ये इसके असर जो है वो कितने गहरे होंगे, कितने प्रभाव रखेंगे, ये समझना ज़रूरी है। सर, अब अंतिम सवाल मेरा यही, क्योंकि हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि कोई सॉल्यूशन भी देकर चलें, इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, कोई शॉर्ट टर्म उपाय, कोई मीडियम टर्म उपाय या कोई लॉन्ग टर्म उपाय इनका एक वो है समाधान है? पर्यावरण में जो हमने किया है उसके असर तो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। अगर पिछली पीढ़ी ने किया है तो इस पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे, और ये पीढ़ी जो कर रही है वो अगली पीढ़ी को उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन
कुछ तात्कालिक, कुछ दूरगामी उपायों की ज़रूरत अभी दिखाई दे रही है। पहली चीज़ समझना महत्वपूर्ण आंकड़ा समझना जरूरी है। 2023-24 में भारत को कम से कम 6% की आर्थिक विकास दर तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर तो गरीबी का खतरा बढ़ता चला जाएगा। और अगर ऐसा है तो खेती में उत्पादन बढ़ने की दर कम से कम 3 से 3.5% तो मेंटेन रखनी ही पड़ेगी। लेकिन अब तापमान बढ़ने के कारण, गेहूं की फसल पर संकट के कारण, रबी की फसल जिसको हम कहते हैं उस पर संकट के कारण, एल नीनो के कारण ये आर्थिक विकास दर को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि भारत में खेती की आर्थिक विकास दर 3% रह पाएगी अगले साल या नहीं। खाद्य महंगाई तो खैर इस साल भी खौलती रहेगी। लंबे समाधान भी चाहिए, तत्काल समाधान भी चाहिए। लंबे समाधान तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोकना और जो लंबी प्रक्रियाएं हैं, ये सब तो उलट पलट गया। पिछले 2 साल में भारत ऊर्जा के लिए कोयले और तेल पर इतना निर्भर हो गया कि ये सब पीछे ही चला गया कि भारत को अपने बिजली उत्पादन में भारत को अपनी पर्यावरण की तकनीकों में निवेश करना होगा। इसलिए मामला तो ज़्यादा पेचीदा भी है और यहाँ पर लागतें भी बहुत ज़्यादा है। अगर भारत को अपनी एनर्जी की ग्रीनिंग करनी होगी तो एनर्जी की कीमत बढ़ेगी, भारत में उसकी लागत बढ़ेगी और बिजली दरें महंगी होंगी। तात्कालिक तौर पर तुरंत अगर आप देखें, लंबे समय के तो प्रभाव बढ़े, तात्कालिक तौर पर शुभम भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में है, फूड सिक्योरिटी खतरे में। फूड सिक्योरिटी का खतरे का मतलब आप इससे बिल्कुल ना समझें कि भारत की फूड सिक्योरिटी का मतलब भारत में पर्याप्त अनाज नहीं होना है। फूड सिक्योरिटी का खतरा यह है कि भारत में अनाज होते हुए महंगाई होना है, और जब महंगाई होना है अनाज होते हुए तो वो भी खाद्य सुरक्षा के खतरे के तौर पर है, क्योंकि लोगों की सहनीय क्षमता से, उनकी खर्च क्षमता से अधिक महंगी हो गई। अगर रोटी उसका अधिक महंगा हो गया, अगर चावल अधिक महंगा हो गया, अगर स्पाइसेस, तो एक किस्म से उनकी खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए खतरा जरूर बना हुआ है। 2 काम तात्कालिक तौर पर सरकारों को करने होंगे, जो दिखता है हमें, जो हम आंकड़ों के अध्ययन से निकाल पाते हैं। एक तो सरकार को अनाज भंडारण का पूरी प्रक्रिया नए सिरे से बदलनी होगी और बड़ा निवेश करना होगा अनाज भंडारण में लंबे समय के लिए। जो बफर बनाए जाते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, FCI जिस सीमा तक कर पा रही है उसमें बहुत सारे सवाल हैं। अनाज भंडारण के बड़े और आधुनिक तौर तरीके बनाने पड़ेंगे। दुनिया के कई देशों ने पर्यावरण के कारण मौसम के बदलाव से होने वाली जो सालाना उठापटक है फसल से, उससे निपटने के लिए अनाज भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है मौसम के तौर पर, और इसका असर परोक्ष रूप से बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में दिखता है। पिछले साल अनाज की महंगाई बढ़ने की वजह भारत में अनाज का उत्पादन कम नहीं होना था, बल्कि सरकार के भंडार में कमी होना था। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर बाजार पर दिखाई दिया। सरकार ने MSP घोषित किया, जो MSP बाजार की मांग से, अपेक्षाओं से कम था, वो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अनाज के भंडार की बड़ी व्यवस्था करनी होगी और वो लंबे समय के लिए बनाने होंगे। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बाजार में कमी के तौर पर ये बफर बाजार में अचानक कीमतों को खोलने से रोकेंगे और मौसम की मार से प्रभावित होने वाली फसलों की कमी को पूरा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि दुनिया के देश पर्यावरण से खेती को और खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो ये कि खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में बड़ा निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप लोगों को फसल प्रभावित होने की परिस्थिति में आने वाली महंगाई से बचा सकते हैं। क्योंकि जितना प्रोसेस्ड फूड उपलब्ध होगा, बड़े पैमाने पर प्रोसेस्ड फूड उपलब्ध होगा, उसकी कीमतें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को कच्ची फसलों से बाहर निकालकर उनके खाने की हैबिट्स बदल सकते हैं प्रोसेस्ड फूड के प्रोसेसिंग पर, जो भारत में नहीं दिखता। पिछले 50 सालों से हम लगभग भारत में खाद्य प्रसंस्करण की बात सुन रहे हैं, पर निवेश नहीं दिखता। भारत में आज भी अनाज फसलों की प्रोसेसिंग बहुत सीमित स्तर पर है, तमाम रियायतों के बावजूद भी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मिड टर्म उपाय है, जो मध्यावधि उपाय है, वो एग्रीकल्चर के रिसर्च को पूरी तरह बदलना होगा। क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर की रिसर्च का जो पहला चरण था और उसके बाद भी जो दूसरा चरण था, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने वाली फसलों पर, उनके बीज विकसित करने पर था, जिसमें हमें सफलता मिली। स्वाभाविक रूप से हमने एक लंबा असर पिछले 40-45 सालों में भारत में कृषि शोध की दृष्टि से, बीजों को विकसित करने की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के तौर पर पाया। लेकिन अब भारत को बदलते पर्यावरण के हिसाब से नए बीज विकसित करने पड़ेंगे। मौसम के असर से बचने वाली फसलों को इस तरीके के शोध करने होंगे जिसमें सबसे पहली ज़रूरत ऊंचे तापमान पर पकने वाले गेहूं को लेकर है। और इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई। हम खबरों में जानने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इस तरीके के प्रयास भी हो रहे हैं कि भारत में ऊंचे तापमान पर पकने वाले गेहूं की फसल लाई जाए, क्योंकि अब ये स्थिति अगले साल से स्थायी हो जाने वाली है कि भारत में फरवरी मार्च में
15 डिग्री औसत से ऊपर सामान्य से तापमान पहुंचेगा और गेहूं की फसल पर को पर्याप्त नमी या पर्याप्त ठंडक नहीं मिलेगी। इसीलिए सरकार की भी कोशिश है मिलेट्स जैसी फसलों को बढ़ावा देने की है। लेकिन मिलेट्स जैसी फसलें भारत के पूरे अनाज प्रोडक्शन स्पेस में बहुत छोटा सा हिस्सा रखती, तो इसलिए वो मिलेट्स बढ़ने के बाद भी भारत में आपको इतनी बड़ी आबादी के पोषण के लिए गेहूं और धान की फसलों में बड़ी बढ़ोतरी चाहिए। और मिलेट्स जैसी फसलों के लिए भी जिस तरीके के बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ मक्का दलहन की फसलें भी, सब्जियां, मक्का और दलहन, ये तीन और हिस्से हैं जिनकी किस्में बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये किस्में मौसम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, बना सकें, और तब हम इस उत्पादन की समस्या का सामना कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर छोड़ दीजिए पर्यावरण की फैशनेबल चिंताएं, यहाँ अब रोटी पर संकट है, यहाँ अब थाली पर संकट है, यहाँ महंगाई आपके दरवाजे पर खड़ी है। चलते चलते एक महत्वपूर्ण तथ्य समझिए जो शायद आपको पिछले सालों की खबरों में नहीं पता चला हो, और इसलिए क्यों संकट इतना गहराई जानना ज़रूरी है हमारे लिए भारत में। शुभम, पिछले साल भारत में 5 तूफान आए, 5 अलग अलग मौसमी विक्षोभ और तूफान और चक्रवातों का सामना किया, जिसमें 3 बड़े ऐसे तूफान थे जिनका बड़ा व्यापक असर था और 2 छोटे थे। जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स और काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये 2 ऐसी एजेंसीज हैं ये नापने की कोशिश करती हैं कि दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है और वहाँ लोगों की जीविका और देश की इकोनॉमी के प्रोडक्शन पर्यावरण के कारण कितने गहरे खतरे में है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है, जो बात सरकार को गंभीरता के साथ समझकर इसके उपाय लेकर सामने आना चाहिए, कि 1970 से 2019 के बीच भारत में पर्यावरण की आक्रामकता तेजी से बढ़ी है, जिसको हम एक्सट्रीम वेदर कहते हैं। और वो आप थोड़ा आसपास अगर याद करें तो आपको दिखाई देगा, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो चेन्नई की बाढ़ हो या कश्मीर की बाढ़ हो या हर साल आने वाली बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाएं देखें, तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं भारत में वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। एशिया के अन्य इलाकों में भी इतना एक्सट्रीम वेदर पिछले 1 दशक में नहीं देखा गया जितना भारत में देखा गया है अलग अलग इलाकों में। इनमें सूखा, अचानक आ जाने वाला सूखा, बादल फटना और हीट वेव्स, अचानक बनने वाली हीट वेव्स सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं। और ये तीनों ही चीज़ें भारत की जो मुख्य जीविका है कृषि, उसके लिए जरूर काल के तौर पर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा विनाशक है। जर्मन वॉच की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत दुनिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां इस तरीके की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब अमेरिका और जैसे देशों की तुलना में हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ मौसम हमारे लिए बेहद मारक और ख़तरनाक होता जा रहा है। और इस खतरे का जो सूचकांक है, उसके जो टॉप 20 देश हैं, भारत उनमें अब शामिल हो गया, उन शीर्ष 20 देशों में शामिल हो गया है। तो ये तथ्य, ये परिस्थिति इस तरीके की है जिसमें शायद जीविका को बचाने के लिए अब मौसम को, पर्यावरण को नए सिरे से देखना होगा। अब ये केवल ड्राइंग रूम में चर्चा की बात है, आज गर्मी बहुत है, इस चर्चा तक की बात तक सीमित नहीं रह गई है। पानी नाक तक आ गया है, आप ये भी कह सकते हैं, या सूखा हमारे सर तक आ गया है, ये भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये जैसा अंशुमान जी ने कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी यही है कि अब अगर आप ये खबर पढ़ें कि गर्मी का इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया, या फरवरी सबसे ज़्यादा गर्म थी, या आज गर्मी बहुत है, तो इन चर्चाओं को ये सोचिएगा, ये संकट आपकी थाली का है, आपकी जेब का है, महंगाई का है। ये बात इतनी सरल, इतनी आसान नहीं है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे इकोनॉमिकम की बात है कि जब आपसे ये कहा जाए ना मानसून इस साल सामान्य रहा, तो आप ये आंकड़े जरूर उलट पलट कर देख लें और देख लें कि कितना सामान्य है मानसून। सामान्य का मतलब केवल आंकड़ों में है, परिभाषा में है, या वाकई फसलों के लिए जिस सामान्य मानसून की ज़रूरत है ये वो सामान्य मानसून है। आगे बढ़ते हैं, बात सवाल जवाब की। सर, शिल्पी अग्रवाल का सवाल है, वो जानना चाहती हैं कि अदानी समूह के स्टॉक्स में जो गिरावट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कितनी बड़ी चिंता है। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए 2 तरह से चिंता है। बैंकों का 2 तरह से अडानी समूह से संबंध और निवेश है। पहली चिंता ये है कि बैंकों ने अपने स्टॉक्स के, अडानी समूह के स्टॉक्स के बदले जो अडानी समूह को कर्ज दे रखा है, स्टॉक्स की कीमत गिरने के कारण बैंकों की एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो गिर रहा है, और इसीलिए रिजर्व बैंक ज़्यादा सक्रियता में है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिटेल मांगे हैं। तो अगर बैंकों की कैपिटल की तुलना में जो एसेट उनके पास स्टॉक्स के तौर पर आई है उसकी कीमत घटेगी, तो बैंकों को या तो अडानी समूह से ज़्यादा स्टॉक मांगने होंगे या उस कर्ज की
की वापसी करनी होगी, क्योंकि बैंक किसी भी गिरती हुई एसेट पर पैसा देंगे तो उनके बैलेंस शीट्स के लिए प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा जो असर अडानी समूह का भारत बैंकों के साथ है, वो बैंकों की तरफ से दिया गया अडानी समूह को कर्ज है। फिलहाल अभी बैंकों ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की कि कर्ज के भुगतान में देरी आएगी, लेकिन अडानी समूह का जो इस पूरे संकट के बाद जो पूरा परिदृश्य बदला है, कंपनी अपने कामकाज सिकोड़ रही है, मुनाफे में कमी की संभावना है, कई सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ रही है, ऐसी स्थिति में बैंकों की चिंता लाजिमी है कि क्या जो कर्ज लिया गया है उसकी समय पर भुगतान हो पाएगा, उसे समय पर चुकाया जा पाएगा कि नहीं। और इसीलिए रिजर्व बैंक और बैंक्स लगातार अडानी समूह से जुड़े कर्ज की समीक्षा कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल कौटिल्य का है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अदानी समूह के शेयरों में गिरावट है, इस वजह से पूरे शेयर बाजार में गिरावट है, तो आने वाले समय में क्या गोल्ड ज़्यादा अच्छा विकल्प है निवेश के लिए? बाजार में गोल्ड शेयर बाजार की तुलना के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे प्रभावित हो रहा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना फिर बन रही है, महंगाई वापस लौट रही है, तो सोने को लेकर निवेश की संभावनाएं हमें बनती दिखाई दे रही। शेयर बाजार एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां एक बड़ा निवेश फिक्स्ड एसेट्स से जाता था, और वहाँ से अगर आप निवेश बाहर निकल रहा है तो सोना एक विकल्प है। लेकिन सोने की परिस्थिति में भी हमने पिछले सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। तो अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो गोल्ड को लेकर आपको बहुत सारे अपडेट मनी 9 पर मिलते हैं। गोल्ड सेंट्रल सप्ताह में आता है, मनी 9 रेडियो मनी 9 के ऊपर गोल्ड का एक रेगुलर बुलेटिन आता है, और सोने में आपको क्या करना चाहिए इसकी सुझाव और सलाह लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में दी जाती है। अगर सोने में निवेश करते हैं तो मनी 9 के जो गोल्ड पैकेजेस हैं, गोल्ड स्पेशल्स हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िए। एक अरविंदर पाल सिंह जी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में EPS 95 का विश्लेषण करें। इसके लिए मैं आपको 2 सलाह दूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक तो आप 28 फरवरी का हेलो मनी 9 देखिए, हमारे जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए हैं इससे जुड़े। और दूसरा एक शो हमने इस पर पूरा किया है चैन की सांस में, आप उसको जाकर पूरा देख लीजिए। तो इससे जुड़े ये फैसला क्या है, इस फैसले का असर क्या है, आपको इसे चुनना चाहिए नहीं चुनना चाहिए, आप चुन सकते हैं नहीं चुन सकते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, अब इनकम की बात, इस थाली में क्या खास है? इनकम की दृष्टि से ये महीना बेहद खास है। साल का आखिरी वित्त वर्ष का आखिरी महीना शुरू हो रहा है। आपका दफ्तर, अगर आप नौकरी में होंगे तो आपसे इनकम टैक्स का हिसाब मांग रहा है, आपको बता रहा है कि आपका इतना TDS कटेगा। आखिरी चलते चलते भारत में बहुत सारे लोग आखिरी साल के वित्त वर्ष के अंत में जाकर अपने इनकम टैक्स के बचाने की या उसके लिए निवेश की कोशिश करते हैं, विकल्प सीमित रह जाते हैं। हमने अपने कार्यक्रम में बुरा न मानो टैक्स है, इसमें विस्तार से अगर आप उसे देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स और सूझ मिलेंगी कि जाते जाते साल में अगर आपने अपना इनकम टैक्स नहीं बचाया है तो कहाँ से निवेश करें। लेकिन फिलहाल एक तत्कालिक विकल्प तो FD है 5 साल की, और इस समय FD के दिन लंबे समय बाद थोड़े अच्छे हुए हैं, जहाँ भारत में FDs पर अब ब्याज दरें बेहतर हुई हैं। तो अगर आपको तुरंत टैक्स बचाना है तो आप लंबे समय की FD करा सकते हैं और उससे टैक्स में बचत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी रास्ते हैं, इसके लिए आप ज़रूर देखिए मनी 9 के ऐप पर बुरा न मानो टैक्स है। बिल्कुल। और एक और चीज़ देख सकते हैं आप, मनी कॉमिक, उसमें भी सर बुआ ने इस बार भतीजी को यही सब समझाया है। और एक और दिलचस्प कार्यक्रम है मनी कॉमिक, जिसमें बुआ और भतीजी एक दूसरे को ये बता रही हैं कि महीने के साल के आखिर में आप अपने टैक्स की बचत कैसे करें। बेहद दिलचस्प अंदाज में, बेहद मजाकिया अंदाज में आपकी टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती है, इस बार का मनी कॉमिक जरूर देखिए। सर, इसके बाद किस्सों के सिक्के, यहाँ क्या है? शुभ, किस्सों के सिक्के में हमने जब आज मौसम पर बात की है तो हम किस्सों के सिक्के में आपको कुछ एक नई और अनोखी चीज़ बताना चाहते हैं। क्या आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, देखते हैं? और अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको दुनिया में 2 सबसे बड़े हॉरर कैरेक्टर, काल्पनिक कैरेक्टर्स बने हैं। एक ड्रैकुला है, दूसरा आप ढूंढिए वो कौन सा है। पर वो जो दूसरा कैरेक्टर था वो मौसम के एक भयानक बदलाव से निकला था, और उस कैरेक्टर ने पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति ने लिखा, जिस महिला ने लिखा, वो ब्रिटेन के एक मशहूर कवि की पत्नी थी, और उन्होंने एक बेहद ख़राब मौसम के बीच एक ऐसे चरित्र की कल्पना की थी जो शायद हॉरर फिल्मों में या हॉरर चरित्र या खौफनाक चरित्रों की दुनिया का सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा। कैसे मौसम का बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे मौसम के बदलाव ने दुनिया को सबसे खौफनाक हॉरर कैरेक्टर दिया, चरित्र दिया, और क्या हुआ था उस साल पूरी दुनिया में जब गर्मी ही नहीं पड़ी थी। इस बार किस्सों के सिक्के में चलिए, किस्सों के सिक्के में आप जानेंगे एक ऐसा साल जिसमें गर्मी ही नहीं पड़ी थी, इसके बारे में, और एक हॉरर कैरेक्टर के बारे में। सर, चलते चलते एक किताब और कई सारी किताबों पे
इधर हाल फिलहाल में हमारे पास पहुंची हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक दिलचस्प किताब है चूँकि पैसे और उसके निवेश के लिहाज से सिर्फ निवेश से या कमाई से ही नहीं बल्कि इससे अलग भी दुनिया के बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ और निवेश विशेषज्ञ ऐसी पुस्तकें लिखते हैं जो आपको पैसे के थोड़े सैद्धांतिक पहलुओं पर, थोड़े से व्यवहारिक पहलुओं पर, थोड़े से आध्यात्मिक पहलुओं पर, स्पिरिचुअल पहलुओं पर ले जाती है। और एक किताब है बिल परकिंसन की, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, डाई विद द ज़ीरो, गेटिंग ऑल यू कैन फ्रॉम योर मनी एंड योर लाइफ। पैसे से आप क्या कर सकते हैं और पैसे से आप क्या नहीं कर सकते हैं, पैसे कैसे आप अपने जीवन में उपलब्ध पैसे से अपनी ज़िंदगी के बेहतर से बेहतर चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं हासिल कर सकते। डाई विद द जीरो चर्चित किताब है, पढ़ेंगे तो आपको पैसे के बारे में संपत्ति के बारे में, वेल्थ के बारे में शायद कुछ नई सूझ मिलेगा, कुछ नया सोचने को मिलेगा। चलिए, तो ये थी इकोनॉमिकम में इस हफ्ते की किताब। अगले हफ्ते फिर आऊँगा इकोनॉमिकम का नया संस्करण लेके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।